एक गांव में नरेश अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई महेश अपनी पत्नी अनीता के साथ एक शहर में किराए के घर में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी अनीता को उसके माँ और भाई के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नरेश और गीता अपने माँ की बहुत सेवा करते थे। एक दिन महेश और उसकी पत्नी अनीता अपने गांव आते हैं। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन गीता, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते ही हो माँ की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी भैया, भाभी भी तो आए हुए हैं। हम माँ को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें इनकार नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की तो बात है, हम दोनों तुरंत ही लौट आएंगे। ठीक है गीता, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद नरेश और उसकी पत्नी गीता मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी माँ अपनी बड़ी बहू अनीता से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? इधर आओ, कुछ कहना है तुमसे। अरे क्या हुआ माँ जी? सुनो बेटी, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से नरेश और गीता को घर वापस बुला लो। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम सबको को कुछ बताना है। तभी अनीता मन ही मन सोचने लगती है, लगता है इस बुढ़िया के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहती है। यही सही वक्त है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी जायदाद हड़प लेंगे और शहर में मजे से रहेंगे। तभी अनीता जाकर अपने पति महेश को सब कुछ बता देती है और महेश अपने माँ के पास आकर बोलता है, क्या हुआ माँ जी, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसलिए मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहती हूँ। तुम जल्दी से नरेश और उसकी पत्नी गीता दोनों को बुला लो। मेरे पास समय बहुत कम है। माँ जी, मैंने देखा पर वहां दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, हम उन दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों की भविष्य के लिए बहुत सारा धन जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसीलिए मैं तुम दोनों को उस धन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, जल्दी बताइए। तो बेटा, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उस धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर उसकी माँ अपने प्राण त्याग देती है। ओ बुढ़िया, इतना तो बता देती कि वह धन कहाँ छुपा के रखा है। चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह से हम उसे धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप ये सारी बातें अपने छोटे भाई नरेश को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अच्छा, इसका मतलब मैं नरेश को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना कहने के बाद अनीता महेश को धन को पाने की तरकीब बताती है। तभी नरेश और गीता भी मंदिर से वापस घर लौट आते हैं और यह सब देखकर नरेश कहता है, भैया, यह सब कब हुआ और कैसे हुआ?
तुम्हारे के 10 मिनट बाद ही माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और माँ जी हमें छोड़कर चली गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी आखिरी समय में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। सुनो भाई नरेश, अब तो माँ जी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि माँ ने सारी जायदाद और ये घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। यह सब सुनकर नरेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद नरेश कहता है, अरे भैया, आप क्या कह रहे हैं? माँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ कह रही थी कि नरेश को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मेरे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम माँ जी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, ये गलत है। माँ जी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। नरेश, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के सरपंच को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां सरपंच जी आते हैं और उसकी माँ के लिखे हुए चिट्ठी को पढ़ते हैं। मैं शांति इस कागजात में जो कुछ भी लिख रही हूँ वो अपनी मर्जी से लिख रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे महेश के नाम होंगे और छोटे बेटे नरेश के नाम। गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रही हूँ। सरपंच जी, इस कागज पर जो लिखा है, क्या सच है कि उसे मेरी माँ ने लिखा है? बेटा नरेश, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इस कागज में जो भी लिखा है वह तुम्हारे माँ ने ही लिखा है और उसके बाद अपना हस्ताक्षर भी किया है। अरे सरपंच जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा भाई नरेश और उसकी पत्नी गीता मेरे माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। माँ जी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए माँ इनसे बहुत नाराज थी। मैंने और अनीता ने माँ जी की बहुत सेवा की, इसलिए माँ जी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी है। नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी माँ जी का बहुत अच्छे से देखभाल रखते थे और माँ जी हमारे साथ बहुत खुश भी थी। हाँ नरेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी माँ ने इसमें साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना हस्ताक्षर भी किया है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। सरपंच के इतना कहते ही महेश और अनीता बहुत खुश हो जाते हैं। तभी महेश सरपंच से कहता है, सरपंच जी, अब आप नरेश को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं। माँ मुझसे नफरत करती थी, तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर अनीता बोल पड़ती है, तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसे तुमने माँ जी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसे हमने माँ जी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही है। माँ जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी हम दोनों से बहुत प्यार करती थी और हम
हम लोग भी माँ जी की बहुत सेवा करते थे। देखिए सरपंच जी, इन्हें दोनों को समझ दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। देखो नरेश, तुम्हारे माँ के वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई महेश के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता सरपंच जी, क्योंकि इन लोगों ने माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। अब ये घर हमारा नहीं है। हमें जो कुछ भी मिला है उसी में हंसी खुशी रह लेंगे। लेकिन गीता, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ जी हमसे नाराज थी तो वह हमें बता सकती थी। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी, भैया भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे गीता, हमने माँ जी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहां से, अब हमारा यहां कोई काम नहीं है। फिर दोनों वहां से चले गए। तभी महेश अपनी पत्नी अनीता से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। माँ जी की छुपाई हुई सारी संपत्ति भी हमारी हो गई और यह घर भी हमारा हो गया। अजी अच्छा हुआ कि हमने बुढ़िया के कागज बदल दिए और उन पर उनका हस्ताक्षर करवा लिया। अब सारी संपत्ति हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। चलो अब जल्दी से वो मिट्टी के बर्तन ढूंढते हैं। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अजी, बुढ़िया ने हमें झूठ तो बोला। इतना ढूंढने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। हाँ अनीता, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ ने हमसे झूठ बोला। लेकिन कोई बात नहीं, धन नहीं मिला तो क्या हुआ, सारी जायदाद तो मिल गई। थोड़ी देर बाद सरपंच जी नरेश के पास आते हैं। पता नहीं नरेश, तुम्हारी माँ को क्या हो गया था। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारी माँ की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। सरपंच जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन माँ के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। नरेश बेटा, धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद सरपंच वहां से चला जाता है। नरेश अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ जी हमसे इतनी नफरत करती थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ जी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। चलो अब अंदर चलकर घर की सफाई करते हैं। गीता अंदर जाकर घर की साफ सफाई करने लगती है और थोड़ी देर बाद गीता अंदर से आवाज लगाती है, अजी सुनते हो? यहाँ अंदर आकर देखो तो क्या है। नरेश जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे ये मिट्टी के घड़े मिले हैं। क्या हो सकता है इसमें? खोलकर देखता हूं क्या है। नरेश उन घरों को खोलता है। वो सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। गीता, अब मैं समझा कि माँ जी ने हमें ये टूटी फूटी झोपड़ी क्यों दिया। मैं अभी जाकर सरपंच जी को सारी बात बताता हूं।
फिर नरेश सरपंच जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब सरपंच नरेश के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। नरेश, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें इस झोपड़ी में इतना सारा धन मिल गया है कि तुम इससे अपने जीवन आराम से गुजार सकते हो। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी महेश के पास आता है और बोलता है, महेश भाई, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे छोटे भाई नरेश के झोपड़ी में सोने के सिक्के से भरे घड़िए मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम चलकर खुद देख लो। ये बात पूरे गांव वालों को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर महेश अपनी पत्नी अनीता के पास जाकर कहता है, अरे अनीता, माँ जी ने सारे मटके उसे झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे और हम दोनों यहाँ ढूंढ रहे थे। क्या? इसीलिए तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब चलो चलकर देखते हैं कि अपना हक मिलेगा कि नहीं। इतना कहकर वह दोनों नरेश के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर महेश अपने छोटे भाई नरेश से कहता है, हाँ हाँ, ये धन सब मेरा है। माँ ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छुपा कर रखा था। इसका मतलब आपको इस खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ, मुझे पहले से मालूम था। माँ ने मुझे पहले ही बताया था इस खजाने के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये खजाने कहाँ रखा हुआ है। उस समय आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे नरेश, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। मुझे लगा ये धन हमारे घर पर है, इसलिए माँ ने मुझे बताया था, तो अब ये धन मेरा है। तभी पास में खड़े सरपंच जी बोल पड़े, महेश, तुम इस धन को अपना साथ नहीं ले जा सकता। उस कागजात के तौर पर यह घर नरेश का है, इसलिए इस धन पर सिर्फ नरेश का ही अधिकार है। अब इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। सरपंच जी, वो कागजात नकली है। माँ के मरते समय हमने धोखे से उनका हस्ताक्षर एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारे जमीन जायदाद अपना नाम कर ली थी। वाह महेश, वाह! तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना सुनते ही अनीता तुरंत सरपंच और नरेश से माफी मांगने लगी। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था। हमें माफ कर दीजिए। इसमें सारा दोष मेरा है। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत थानेदार से करूंगा, जिससे तुम दोनों को सजा जरूर मिले। इसका मतलब माँ मुझसे नाराज नहीं थी। वह मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हन भाई, माँ तुमसे नाराज नहीं थी। वह अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को इस खजाने के बारे में बताना चाहती थी, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपने मुझे घर जायदाद नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे माँ के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज
और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। महेश और अनीता दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं।